दोस्तों, मानव को प्रतिवासी कहा जाता है, लेकिन अब मानव केवल प्रतिवासी ही बनकर नहीं रहने वाले। वे इसके लिए चांद, मंगल जैसे ग्रहों या उपग्रहों पर अपने रहने के लिए संसाधनों की खोज कर रहा है और इसके लिए इंसान लगातार रिसर्च यानों को भी भेज रहा है और ये मानव अस्तित्व के लिए जरूरी भी है। कौन न जाने हमारी पृथ्वी की ओर कौन सी आफत आ जाए, जो पहले भी हो चुका है जब एक एस्ट्रोनॉइड ने सारी पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी और डायनासोरों जैसे विशाल जानवरों को हमारी पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। अब तो पृथ्वी पर तबाही मचाने के लिए किसी एस्ट्रोनॉइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी व्यवस्था खुद इंसान ने ही कर ली है। आज इंसान ने परमाणु बम जैसे विस्फोटकों का निर्माण कर लिया है जो हमारी पृथ्वी पर तबाही लाने में सक्षम है। ऐसे में इंसान को पृथ्वी के अलावा दूसरी जगह भी तैयार कर लेनी चाहिए जहां वो रह सके, और आज इंसान इसके पीछे लगा हुआ भी है। हम इंसानों का यह सपना है मंगल, चांद जैसे ग्रहों या उपग्रहों पर हम इंसानी बस्तियां बसाएं और एक इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए। और अब दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाना अब सपना या साइंस कल्पना नहीं रह गया। अब वो दिन दूर नहीं जब इंसान धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगेगा। साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने मानव को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिसमें से 6 मिशन सफल भी रहे। इस दौरान कुल 12 लोगों ने चांद की भूमि को छुआ भी। चांद पर किए जाने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम का मतलब है पहली वुमेन और अगले मैन को चांद की धरती पर उतारना और चांद पर रिसर्च करने के लिए साल 2028 तक वहां पर आर्टेमिस बेस बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे स्केलेटन क्रेटर को चुना है जो 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। बेशक चांद पर गोल्ड, प्लेटिनियम जैसे कई धातु मौजूद है, लेकिन बाहरी सतह पर सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक लूनर आइस मौजूद है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत सहायक कारगर होगा। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का कार्य कर सकता है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होने वाला। चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट्स है। पहला स्पेस लॉन्च रॉकेट, जिसे SLR भी कहा जाता है, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस रॉकेट होगा जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओराइन स्पेसक्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉइड को चांद पर ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे। यह एक तरह का छोटा स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। और इस मिशन का चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर उतरेंगे और ये सारे ही सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। अब ये जानेंगे कि इस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे में मिशन में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी मिशन को चांद पर भेजने और वहां से लौटने जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वह टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर रही है या नहीं। अपोलो
7, 8, 9, 10 जैसे मिशनों में एस्ट्रोनॉट चांद पर गए तो थे, लेकिन वह चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ गए। जब वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब वो इंसानों को चांद पर उतारने में सक्षम है, तब जाकर अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और इंसान को चांद की धरती पर पहली बार उतारा गया। ठीक उसी तरह से आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले फेज में 3 मिशन किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट रॉकेट के रूप में होगा, जिसमें SLS रॉकेट ओरायन स्पेस रॉकेट को लॉन्च करेगी, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट को ले जाने के लिए जिस स्पेस को इस्तेमाल किया जाएगा वो सेफ है या नहीं। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। यह एस्ट्रोनॉट चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे, जिसके बाद वह वापस लौट आएंगे। आर्टेमिस 2 के बाद आर्टेमिस 3 को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद पहली बार एक वुमेन चांद को छुएगी। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। SLS का काम होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट अपना काम शुरू कर देगा, जिसे 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है। थ्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और तीसरा पार्ट है अवॉर्ड सिस्टम। चलिए अब इनको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। पहले नंबर पर आता है थ्रू मॉड्यूल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट रहकर अपना काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आता है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा। सर्विस मॉड्यूल का ही काम होगा थ्रू मॉड्यूल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और प्रेशर बनाए रखना। साथ ही सर्विस मॉड्यूल के द्वारा एक इंजन को भी स्पेस में ऑपरेट किया जाएगा। ओरायन का तीसरा पार्ट, जिसे अवॉर्ड सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होगा एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी करना। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से लॉन्च से लेकर मिशन को अंजाम देने तक अगर कोई परेशानी आती है तो एस्ट्रोनॉट अवॉर्ड सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेकर जाएंगे और इसी कारण इस मिशन में पहले ही चांद की ऑर्बिट में लैंडिंग सिस्टम प्लेस कर देगा। एस्ट्रोनॉट 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे, जिसके बाद वह वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम का यही अंत नहीं होगा, बल्कि शुरुआत होगी। भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद की ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद की ऑर्बिट में घूमता रहेगा। चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस मिशन को नासा अकेला अंजाम नहीं देने वाला, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होगी। दोस्तों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हम इस मिशन को अंजाम देते हुए देख सकते हैं, तो तब तक शायद चांद पर मानव बस्तियां निवास करने लगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।